Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. This is our second class. In our previous class, we were studying some basic concepts of chemistry. So, let us start with those basic concepts. In our previous class, we have discussed the difference in element, atom, molecule, and compound. Let us understand that with the help of an example. For example, if we talk about hydrogen element. अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमने लिखा हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट. तो ये तो सबसे बेसिक हो गया कि बात किस एलिमेंट की हो रही है, हाइड्रोजन एलिमेंट की. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन एलिमेंट है क्या, मैंने आपको डेफिनेशंस भी लिखवाई थी पिछली क्लास में. एलिमेंट बेसिक सब्सटेंस हो गया जिसको कि अब हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं. एटम इस बेसिक एलिमेंट का एक पार्टिकल हो गया. दिस वन इज द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, ये दिस इज पार्टिकल ऑफ दिस मैटर. अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, दिस हाइड्रोजन एटम इज पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट. ठीक है, दिस और दिस सब्सटेंस विच कैरेक्टराइजेज अ केमिकल एलिमेंट. मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो पार्टिकल जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रखता है, किसी भी सब्सटेंस का वो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एटम. ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोजन एटम की बात. ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की. तो मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज़ दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है, दिस कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए इसको दूसरे हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2 एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. गैस के लिए हम लोग ये सिंबल भी देते हैं ना, अपवर्ड एरो, है ना. तो ये हाइड्रोजन गैस हो गई. ठीक है, नेचर में आपको हाइड्रोजन इसी फॉर्म में मिलेगा. इसी फॉर्म में हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स? 2 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, एंड दैट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड दिस H2 इज गैस. ठीक है, सो आई होप आपको एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड की. ओके, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वाटर की, वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O. ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इनके एटम्स 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, देन इट इज़ अ कंपाउंड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे भी कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके से भी कंबाइन कर सकता है. ठीक है, तो ये भी कंपाउंड है. ये दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं, ये 1:1 का रेशियो है. ठीक है, तब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड बन गया. अभी 2:1 के रेशियो में है, तो ये वाटर कंपाउंड बन गया. ठीक है, ये तो हाइड्रोक्साइड आयन हो गया. ठीक है, तो यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड. ठीक है, अब बात आती है क्या कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं होते? कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, अब इसके आगे अगर हमने 2 लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, अगर आपने इसके आगे 2 लिख दिया, इसका मतलब दिस इज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ H2O. आपने 2 आगे लिख दिया, इसका मतलब दिस इज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो मॉलिक्यूल तो कंपाउंड के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल किसी एटम के भी हो सकते हैं, या मतलब किसी एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं. जैसे अगर हमने बात की ऑक्सीजन, दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में इस फॉर्म में है. ठीक है, एटम की बात करें, दिस इज ऑक्सीजन एटम. ठीक है, बेसिक तो एलिमेंट है ही ऑक्सीजन एलिमेंट. दिस इज ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है,
अब इसी ऑक्सीजन को जब हम किसी चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं, यहाँ तो वाटर के साथ कंबाइन ही किया हुआ है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं CO2। ये क्या हो गया? दिस इज़ कंपाउंड, क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन फिक्स प्रपोर्शन में 1:2 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। एटॉमिक रेशियो है, ये एटम्स जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये CO2 क्या हो गया? हमारा कंपाउंड। अब इसी CO2 के आगे हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हमने 2 लिख दिया, तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के भी कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल। तो जो आगे नंबर लिखते हैं ना, दैट डिसाइड्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल्स, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स एटॉमिक मास। अब हम एटॉमिक मास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपने क्लास 9th में पढ़ रखा अच्छे से, है ना। तो अभी मैं आपको एटॉमिक मास बताने के लिए पहले हम लोग आ जाते हैं बुक के उस पेज पे जहाँ पे एटॉमिक मास हमारी NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सॉरी, दिस इज क्लास 12th क्लास चैप्टर। लेट मी फाइंड योर चैप्टर। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये प्रीवियस पोर्शन ये सारे तो डिलीट हो गए हैं, साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट नंबर्स वगैरह। हमें सीधे एटॉमिक मास पे आना है। लॉज भी सारे डिलीटेड हैं फ़िलहाल इस टर्म के लिए, ठीक है। एटॉमिक मास पे आते हैं हम लोग। एटॉमिक मास हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एटॉमिक मास। अभी हम देखेंगे, अच्छा पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले एटॉमिक मास का जब कॉन्सेप्ट आया तो बहुत ही पुरानी सी टेक्निक्स यूज़ होती थी, लेकिन बाद में मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई, तो 19th सेंचुरी में मास को आराम से कैलकुलेट किया जाने लगा, ठीक है। मास को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मींस का यूज़ किया जाता था। सबसे पहले हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें आप जैसे स्टोरी जैसे सुनते जाइए, लिखना इसको नहीं है, जो लिखना होगा मैं बता दूंगी। अभी मैंने पीछे जो आपको एग्जांपल्स बताए बोर्ड पे, वो सारे एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। ऑक्सीजन में कहाँ एलिमेंट है, कहाँ मॉलिक्यूल है, कब वो कंपाउंड बन रहा है, वो सारे एग्जांपल्स आपको लिख के मुझे दिखाने हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डेफिनेशंस लिखी थी, अभी आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ऑक्सीजन वाला भी और हाइड्रोजन वाला भी। कोई और एलिमेंट भी आपको लगता हो इस फॉर्म में ऐसे आप बना सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। एटॉमिक मास, तो पहले हाइड्रोजन को यूज़ किया गया फॉर एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन आजकल जो यूज़ होता है इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, दैट इज़ कार्बन 12। कार्बन 12 इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड इन 1961, ठीक है। कार्बन 12 क्या है? इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 12, 13 एंड 14। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 12 को ही एज एन स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। अब इस कार्बन 12 का जो मास है, इसको एग्जैक्टली 12 माना गया है। दिस इज़ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आप क्या करते हो, एक डज़न की बात करते हो ना, एक डज़न का मतलब सीधे सीधे क्या होता है? 12 यूनिट्स, है ना। तो वैसे ही ये कार्बन का जो मास है उसको 12 मान लिया गया है, ठीक है, 12 AMU, ठीक है। अब इसके बाद इससे कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स के मास को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन दी हुई है। अगर कार्बन का मास 12 AMU है, तो अगर हम इसका 1/12 कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। तो 1 AMU की डेफिनेशन को कार्बन 12 की बेसिस पे ही डिफाइन किया गया। मतलब दिस इज़ द मास ऑफ एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास अगर 12 AMU है, तो अगर इसको हम 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 1 AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 AMU इज़ व्हाट? दैट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ एग्जैक्टली 1 कार्बन एटम, ठीक है। 1 AMU की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है NCERT में, ये पेज नंबर 13 है, ठीक है। यहाँ से आप 1 AMU की डेफिनेशन लिखेंगे एटॉमिक मास में सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस भी दी हुई हैं, हम उस पेज पे आते हैं अभी।
हाँ, उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस भी दी हुई है। 1 AMU इज़ इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का मास फिर क्या है। हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन एटम का मास ये लगभग 1 AMU के ही बराबर है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 AMU। दिस इज़ 1.008 AMU। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 1 AMU ही मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए हाइड्रोजन एटम की तो ये है, लेकिन हम लोग रिलेटिव मासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। अभी जो है वो AMU भी यूज़ नहीं करते, AMU की जगह सिर्फ सीधे U यूज़ करते हैं। U इज़ द यूनिट, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूनिफाइड मास, ठीक है। तो अभी आप क्या क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, ये पोर्शन लिखेंगे, AMU इज़ रिप्लेस बाई U, ये भी लिखेंगे, ठीक है, और इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। आजकल क्या करते हैं हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कहाँ था, जैसे अभी मैंने बात की कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप आपने 9th में पढ़ रखा है। आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, 3 एटॉमिक मासेस हमको मिल रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर सभी का 6 है लेकिन मास सभी का डिफरेंट है। तो ऐसे इस टाइम पे हमें एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें तीनों का अगर हम एवरेज ले लें, इसका कार्बन 12 का एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 है, कार्बन 13 का 13 पॉइंट समथिंग है और कार्बन 14 का 14 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो अब अगर तीनों का आप एवरेज लोगे तो आपको एवरेज 12 ही मिलेगा। दैट्स वाई कार्बन का भी हम मास क्या लेते हैं, 12 लेते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों आइसोटोप मिला के आप कार्बन एलिमेंट का मास कहो, एटॉमिक मास, तो दिस इज़ 12, और अगर कार्बन 12 है तो उसका तो एग्जैक्टली 12 होगा ही, ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12.00011 यूनिट, 12.011 यूनिट, ठीक है। तो ये बात भी आप एवरेज एटॉमिक मास हेडिंग डाल करके लिख लेंगे, कार्बन का एग्जाम्पल दे करके। NCERT में ये दिया हुआ है साफ साफ, आप ये बना लीजिएगा और एवरेज एटॉमिक मास यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास ही पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ अलग अलग आइसोटोप्स को डिफरेंशिएट नहीं किया गया। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रखे गए हैं, तो वहाँ पे जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है दैट इज़ एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और हर एलिमेंट के तो आइसोटोप होते भी नहीं, जिसके हैं जैसे हाइड्रोजन के हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, है ना। तो जिसके भी हैं वहाँ पे उसका जो मास लिखा हुआ है दैट इज़ एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। मॉलिक्यूलर मास भी आपने पढ़ रखा है बच्चों, आपने क्लास 9 में कैलकुलेट भी किया होगा। मॉलिक्यूलर मास में कुछ भी नहीं है, जैसे एक मॉलिक्यूल, चाहे वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो चाहे वो किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल हो, उसमें जितने भी एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं सबके एटॉमिक मासेस आप लिख डालिए और उन एटम्स का जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर मास यहाँ से देख के लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ मिथेन का दिया हुआ है, मिथेन इज CH4, कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन का 1, 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, पर 1 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 16, लगभग नहीं एग्जैक्टली 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ऐसे ही वाटर का आप निकालो 18 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो 44 आएगा, ठीक है। तो ये आप करके देखेंगे 3-4 एग्जाम्पल, डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप CH4, H2O, CO2 सभी का मास निकाल के कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अगला है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला मास की बात हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ एलिमेंट में एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन इन्वॉल्व हो, मतलब आयन्स की बात जहाँ पे हो या आयनिक मॉलिक्यूल हो, जैसे सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉल्ट्स ऑलवेज हैव 1 पॉजिटिव 1 कैटायन 1 एनायन, तो ऐसा जब कंपाउंड होता है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका भी वही है, ठीक है। तो भी आप इसका भी डेफिनेशन लिख लोगे, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट, सॉरी ये मत लिखिए आप डेफिनेशन में आप सिंपली ये लिखिए,
आप ये पोर्शन लिखिए, सम सब्सटेंसेज सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। आगे ऐड कर लेना इन सच केसेस वी कैलकुलेट व्हाट फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन हो गई। NaCl एग्जाम्पल लेकर के आप NaCl का मास निकाल लीजिए। यहाँ NaCl का मास दिया हुआ है, आपने 9th में कई बार निकाला होगा। सोडियम का 23, क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड करोगे 58.5 इज़ द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही आप बेरियम क्लोराइड, आपने फॉर्मूला लिखना भी सीखा होगा, बेरियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी का निकालिए, लिखिए जितने आपको एग्जाम्पल समझ में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। इसके आगे हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये भी आपका 9th का ही कॉन्सेप्ट है, पर मुझे पूरी उम्मीद है आपको वहाँ भी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा मैक्सिमम बच्चों को, पर मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे पहले आप मुझे यहाँ तक लिख करके एग्जाम्पल के साथ अपनी कॉपी शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।